स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कैसे बनती है कविता। ये एक सृजनात्मक लेखन है। तो देखते हैं कि कविता कैसे बनती है, फिर किस प्रकार से एक जो कवि होता है किस प्रकार से कविता लिखता है। तो देखिए, कविता इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली सबसे पुरानी कला है। जो कविता होती है वह इंसान का जो मन होता है उसको अभिव्यक्त करने वाले। अभिव्यक्त मतलब जो इंसान के मन में, जो मनुष्य के मन में जो भी विचार चलते हैं उनको अभिव्यक्त करना, उनको बाहर निकालने वाली सबसे पुरानी कला है, जिसके द्वारा जो एक इंसान, एक मनुष्य था, वह अपने मन के विचारों को दुनिया के सामने प्रकट कर सकता था। क्योंकि वह जब राजा महाराजाओं का जब राज था तो उस समय वह अपने खुद के विचार स्वयं तो प्रकट नहीं कर पाता था, परंतु वह जो कविता है उसके माध्यम से अपने जो मन की विचार है, अपने मन की अभिव्यक्ति कर पाता था। अब देखिए, मौखिक युग में कविता के द्वारा इंसान ने अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया। जो मौखिक युग था, मौखिक युग मतलब जिस समय केवल मौखिक मतलब जो बोले जा सकते हैं, और लिखित युग नहीं था। उस समय लिखना प्रचलन में नहीं था, बल्कि मौखिक था। उस समय जैसे कहानियाँ होती थी, कविता होती थी, इस प्रकार से मौखिक युग था। उस समय कहानियाँ, कविताओं के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था, ना कि लिखकर। जिस समय लोगों को लिखना नहीं आता था, जिस समय मौखिक युग था, तो उस समय जो कविता है वह इंसानों के मन के भावों को क्या करती थी, दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करती थी, दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि कविता मन में उमड़ने घुमड़ने वाले भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक माध्यम है। तो इन सारी बातों से यह प्रकट होता है कि जो कविता है वह मन में उमड़ने घुमड़ने वाले जो विचार होते हैं, मतलब कि मन में जो हमारे कभी कुछ विचार आता है तो कभी कुछ विचार आता है। हमारे मन में जो विचार होता है, कभी एक विचार अटका हुआ नहीं रहता है। जो हमारे विचार होते हैं वह समय समय परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा मन में जो उमड़ने घुमड़ने वाले जो भाव हैं या फिर जो विचार हैं, उनका क्या काव्यात्मक माध्यम है, जिसे कविता के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो देखते हैं, तो जो कविता है, इससे एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि जो कविता है वह मन में उमड़ने घुमड़ने वाले विचारों या फिर भावों का क्या है, काव्यात्मक माध्यम है। जिससे जो मन में हमारे जो भी विचार होते हैं, जो भी भाव होते हैं, उनको हम कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब देखिए, वाचिक परंपरा में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक मतलब जिस समय कविता को पढ़ा जाता था, उसका वाचन किया जाता था। तो उस समय जो कविता जन्मी, मतलब उस समय जो कविता का निर्माण किया गया, जिस भी कवि ने कविता बोली या गाई, तो उस समय जो भी कविताएं थी वो अब हम लिखित रूप में अध्ययन करते हैं, फिर लिखित रूप में हम उन्हें अपने सामने मौजूद पाते हैं। जो उस समय जो कवि हुए थे, जिस समय राजा महाराजाओं का शासन था और वाचन प्रक्रिया चलती थी, वह मौखिक युग था उस समय। तो उस समय जो भी कविताएं थी, अब हम इस समय उन्हें उपलब्ध पाते हैं लिखित रूप में। तो पारंपरिक लोरियों, मांगलिक गीतों, जो विवाह के महोत्सव में जो गीत गाए जाते हैं, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों, जो लोकगीत होते थे उस समय, जो लोकगीत थे वो ज़्यादा प्रचलित थे, क्योंकि जो लोग थे वो इकट्ठा होकर बैठकर कुछ गीत गाते थे। और तुकबंदी मतलब कि आप सभी जानते, तुकबंदी किसी ने लयात्मक रूप में कोई भी वाक्य बोला या फिर कोई भी कविता का लय में बोली, और उसका जो बिल्कुल अपोजिट कोई दूसरा बोलता था। और कवि इसी तरीके से बहुत सारे जो वाचन परंपरा थी उस समय, तो केवल वहाँ पर गाया जाता था, परंतु इस समय हमें क्या है, उपलब्ध है वह लिखित रूप में। तो इस तरीके की जो कविता है वह स्वर मुखरित होते हैं। इन सारी जो हमने ऊपर ये सारी की सारी देखी हैं, इन सब में जो कविता के स्वर मुखरित होते हैं, इन सब में हमें कविता के जो स्वर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कविता को आज
आज तक किसी एक परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं है। जो कविता है उसे किसी एक परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बता दिया कि कविता क्या होती है, तो ऐसा नहीं है। जो कविता है वह हर समय अपना रूप बदलती रहती है। उसे किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं होता है। किसी एक परिभाषा में बांधना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, क्योंकि जो कविता है उसकी जो परिभाषा है वह दिन प्रतिदिन बदलती जाती है। अनेक प्राचीन काव्य शास्त्रियों और पश्चिमी विद्वानों ने कविता की अनेक परिभाषाएं दी। जैसे कि कोई भी विद्वान थे या फिर कोई भी काव्य शास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने मत प्रकट करे कविता की परिभाषा के रूप में। जैसे कि शब्द और अर्थ का संयोग कविता के बारे में कहा गया कि जो कविता है वह क्या है, शब्द और अर्थों का संयोग है। किसी ने यह कहा, और किसी ने कहा कि जो कविता वह रस युक्त है। रस युक्त मतलब कि जिसमें रस होता है। तो किसी ने ये बोला कि जो रस युक्त वाक्य ही कविता है। किसी ने कहा कि संगीत में विचार, कविता को किसी ने संगीत में विचार कहा कि ऐसे विचार जिनमें संगीत हो। तो इस प्रकार से अनेक काव्य शास्त्रियों ने और अनेक विद्वानों ने अपने मत जाहिर करे उसकी परिभाषा को लेकर, परंतु इसकी कोई एक परिभाषा सटीक नहीं है। कविता लेखन के संबंध में ये जो दो मत हैं वह मिलते हैं कविता लेखन के संबंध में। एक का मानना है कि जो कविता है वह प्रशिक्षण के द्वारा सीखी नहीं जा सकती है। देखते हैं कि एक का मानना है कि अन्य कलाओं के समान जो अन्य कलाएं होती है, जैसे कि अगर माना जाए संगीत हो गया या फिर नाचना गाना हो गया, तो उनको सीखा जा सकता है। जो भी कलाएं हैं उनको सीखा जा सकता है, परंतु जो कविता लेखन है उसकी कलाओं को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सीखा जा सकता। तो एक मत का मानना है कि कविता को किसी प्रशिक्षण के द्वारा नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि यह इसका रीज़न भी देते हैं, क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावों से है। ये कहते हैं कि इसलिए नहीं सीखा जा सकता क्योंकि इनका जो संबंध है वह मानवीय भावों से है। मानवीय भाव मतलब जो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं एक मनुष्य के, उनसे हैं, जिन्हें कोई और नहीं डाल सकता। उनके मन में जो भाव होते हैं वो अलग भाव होते हैं, एक सामान्य मनुष्य के अलावा एक अलग भाव उत्पन्न होते हैं एक कवि के मन में, जिन्हें किसी प्रशिक्षण के द्वारा डाला नहीं जा सकता। जबकि दूसरा मत है उसका कहना है कि अन्य कलाओं की भांति जो अन्य कलाएं हैं, जो गीत हैं, नाचना गाना है या फिर जो भी अन्य कलाएं हैं, उनकी ही भांति उन्हीं प्रकार से, जिस प्रकार से अन्य कलाओं में प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें डेवलप किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है, उन्हें सीखा जा सकता है, उसी प्रकार से जो कविता है उसका भी प्रशिक्षण के द्वारा उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, उसको भी सरल तरीके से लिखा जा सकता है। अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा जो कविता लेखन है को भी सरल बनाया जा सकता है। इनका मानना है दूसरे मत का कि जो अन्य कलाएं हैं उनकी ही भांति क्या किया जा सकता है, जो कविता लेखन है प्रशिक्षण के द्वारा उसको सरल किया जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि हमारे किन चीज़ों में हम गलती कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि जो कविता लेखन है वो सही प्रकार से हो सकता है। अब देखिए, कविता का पहला उपकरण है, जो कविता है उसका पहला उपकरण मतलब कि कविता लिखने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले ज़रूरत होती है शब्दों की। जो शब्द है उसका ही खेल क्या है, वो कविता है। अगर एक मनुष्य के पास शब्द ही नहीं होंगे तो वह अपने विचारों को कैसे प्रकट करेगा? और शब्द भी ऐसे होने चाहिए जिनके अर्थ अलग अलग भी होते हैं। तो आपने भी अपनी क्लास में जब कविता पढ़ी होंगी, आपके जो सिलेबस में लगी हुई हैं, या वे आज तक कितनी भी कविताएं पढ़ी होंगी, तो आपने उनमें देखा होगा कितने भारी भरकम कोई शब्दों का इस्तेमाल करता है, और कोई तो ऐसे शब्दों, कोई जो कवि होते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ही सटीक होते हैं। तो एक जो शब्द है उनके अर्थ हमें आने चाहिए। तो सबसे पहला जो उपकरण है वो क्या है? शब्द है। अब देखिए, कवि W.H. ऑड्रेन है, उनका कहना है कि उन्होंने कहा था प्ले विद द वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थात
प्ले विद द वर्ड्स, इसका इंग्लिश का ये जो इन्होंने बोला है तो इसका मतलब है कि वर्ड्स शब्दों के साथ खेलना सीखिए। प्ले विद द वर्ड्स अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखो। तो इनका मानना है कि सबसे पहले कविता लेखन में हमें शब्दों से खेलना सीखना होगा, तभी हम कविता का लेखन कर सकते हैं। उनके अर्थ की परतों को खोलो, जो शब्द हैं उनके जो अर्थ हैं उन्हें समझो कि उनके क्या अर्थ हैं सही मायने में, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। जो हमारे मन में जितने भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और जो संवेदनाएं होती हैं हमारे मन में, उनको कौन एक आकार देता, एक रूप कौन देता? कविता का रूप कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम अपनी भावनाओं को? जब तक अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है तो वह अपने भावों को कैसे प्रकट करेगा कि सबको समझ में आ जाए? उसके लिए सरल सादा चीज़ है कि उसे शब्द आने चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वह अपने भावों को केवल अपनी माँ के अलावा या फिर जो उसे जानते हैं उनके अलावा किसी और को नहीं समझा पाता है। जो उसे ज़रूरतें होती है वो किसी और को नहीं बता सकता है। तो इसी प्रकार क्योंकि उन्हें शब्दों की आवश्यकता होती है। तो अगर उस छोटे से बच्चे को शब्द आते होंगे, बोलना आता होगा, तो उसके भावों को सब समझेंगे, उसकी ज़रूरतों को सब समझेंगे। तो इसी प्रकार से एक कवि के लिए भी सबसे पहली आवश्यकता ये है कि उसे शब्दों से खेलना आना चाहिए, उसे शब्दों के पूरे अर्थ समझ में आने चाहिए। अब देखिए, बिंब और छंद आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। जो बिंब और छंद होते हैं वो भी क्या है, कविता के लिए आवश्यक होते हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित होती हैं। जो बाह्य संवेदनाएं होती हैं, बाहरी रूप से जो संवेदनाएं होती हैं हमारे मन में, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनको कौन पूरा करता है? उनके लिए कविता में बिंब होना चाहिए, बिंब का होना आवश्यक है। बिंब मतलब कोई भी अगर कवि कुछ लिखता है तो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वह प्रकट हो जाए, तो ये चीज़ होनी आवश्यक है। और इसी प्रकार से जो छंद है, छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। जो छंद है उसके जो अनुशासन किस प्रकार से छंदों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बिना एक जो कवि है अगर कोई लेखन करना चाहता है कविता, तो वह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह अपने आंतरिक जो लय होंगे, उसके अंदर जो भी भावनाएं होंगी, संवेदनाएं होंगी, उनका निर्वाह वह नहीं कर पाएगा कविता के अंदर, छंद के बिना। कविता की भाषा, यहाँ पर बिंब आएगा, बिंब और छंद संरचना सभी परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कविता की जो भाषा है उसके अनुसार ही क्या होना चाहिए, बिंब और छंद होने चाहिए। इसलिए इनके अनुसार ही भाषा, बिंब और छंद का चयन किया जाता है। और भाषा भी किसके अनुसार तय की जाती है? जो बिंब और छंद होते हैं उसके अनुसार भाषा तय की जाती है।